वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 9 है यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके के प्रश्नों पर। देखिए हमारी 6 क्लास की भूगोल यानी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद से जो है एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं या सब्जेक्ट ही चेंज कर देते हैं, तो उसको लेंगे फिर से ज्योग्राफी पर आ जाएंगे, फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे। देखिए इन सभी प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो वर्ष 2023 के लिए यूपीपीसीएस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इस सीरीज़ की भी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक पहुँच सकते हैं। और जब तक एग्ज़ाम होगा तो शायद हम, ठीक है, 800 प्लस टेस्ट पर होंगे, ठीक है, या 1000 तक टेस्ट हम कंप्लीट कर पाएंगे तब तक। तो जुड़े रहेगा हर दिन। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही है। सुमित अंतिल को किस खेल के लिए वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कारों में यह तीसरे दर्जे का पुरस्कार है, ठीक है। पद्म विभूषण सबसे ऊपर है, उसके बाद है पद्म भूषण और तीसरे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये, और ये फेंकते हैं जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक, ऑप्शन नंबर ए। तो सुमित अंतिल एक पैरा ओलंपियन और भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं यानी जेवलिंग थ्रोअर हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। और पैरा जेवलिन में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और जो नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ही जो है स्वर्ण पदक जीता था उन्होंने भी, लेकिन वो सामान्य वर्ग है, ये पैरा एथलीट है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली बार एक महिला को बनाया गया है, ठीक है। जो अजय त्यागी को हटा दीजिए, मनोज मुकुंद नरवणे को हटा दीजिए, माधवी पुरी बुच, ऑप्शन नंबर डी। तो फरवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरी बुच को इसके नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो सेबी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। और वो 3 वर्ष के लिए जो है इस पद पर बनी रहेंगी। नंबर 3 पर आ जाइए। किस वर्ष की राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? डुगोंग जो कि एक स्तनधारी है, मैमल है, और यह निर्णय लिया है तमिलनाडु की सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो तमिलनाडु की सरकार ने मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। डुगोंग की बात करें तो डुगोंग को जो है सी काव यानी समुद्री गाय भी कहा जाता है। और सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है डुगोंग, और यह शाकाहारी स्तनधारी है, ठीक है। एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो इन 3 प्रजातियों में 4 प्रजातियों में से जीवित है। और भारत सहित भारत के समुद्र में विशेष रूप से रहती है डुगोंग। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की थीम क्या है? हमारी पृथ्वी हमारा भविष्य नहीं है, महामारी और पर्यावरण का अंतर संबंध नहीं है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाए रही है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर ए है। तो देखिए मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाने हेतु 14 प्रस्तावों के साथ निष्कर्ष निकाला है। और 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अगर थीम देखें हम, तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति संबंधी कार्यों को सशक्त बनाना थी, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा की गई थी। एक समर्थ पहल है। समर्थ पहल किस वर्ग से संबंधित है? ये समर्थ पहल का संबंध है महिला उद्यमियों से, ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान जो है समर्थ की शुरुआत की है। और समर्थ पहल को 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया।
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? 23 मार्च, 12 मार्च, 14 अप्रैल या फिर 23 जनवरी? ये भगत सिंह का शहीदी दिवस है, इसका आंसर ये नहीं है। 14 अप्रैल ये डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दिवस है। 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, उसके अवसर पर। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा उनको सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार है ये। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई। नंबर 7 पर आ जाइए। जनवरी 2022 में भारत के किस राज्य के जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? किसका है ये? मध्य प्रदेश का। तो 20 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश के वार्षिक पर्यटन कार्यक्रम जल महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैड्रिड, स्पेन में भारत के अद्वितीय जल और साहसिक कार्निवल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और यह साहसिक पर्यटन, संस्कृति, प्रकृति, खाद्य एवं पेय प्रौद्योगिकी विकास और पर्यावरण के उत्पादों के प्रचार पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? ये भाग 11 में है, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद पूछा है तो अनुच्छेद है ये, बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक, 152 से 252, 100 तक। इसको तो वैसे ही एलिमिनेट कर दो, इतना तो हो ही नहीं सकता। तो संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। ये प्रश्न था पॉलिटी का। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भीमबेटका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तीन स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, पढ़िए इनको। पहला स्टेटमेंट है जो भीमबेटका है वो शैल चित्र और शैलाश्रव के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया और यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए है कहाँ पर यह भीमबेटका, तो बताइए कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है या उड़ीसा में? मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया और भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो भीमबेटका को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में वर्ष 2003 में शामिल किया गया। भीमबेटका प्रागैतिहासिक, पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल से संबंधित है और यह भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती साक्ष्य को प्रदर्शित करता है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है जो शैल चित्रों और शैलाश्रव के लिए प्रसिद्ध है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस 2023 के लिए। 10वां प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट में बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पत्र पर धारण करता है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पत्र है, क्या ये बात सत्य है? सत्य है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता क्या? बिल्कुल, जब राज्यपाल के प्रसाद पत्र है तो निश्चित नहीं है। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्यपाल के द्वारा निर्धारित नहीं होते बल्कि राज्य की विधानसभा के द्वारा, ठीक है, निर्धारित होते हैं, जैसे कि सेंट्रल में संसद के द्वारा। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल 1 और 2 बी। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये बात सत्य है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पत्र पर धारण करता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते राज्यपाल के द्वारा नहीं बल्कि राज्य विधायिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जैसे केंद्र में कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, वैसे राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष है राज्य का राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख या फिर संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह वह भी नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है। अर्थात जो राज्य की वास्तविक शक्ति है वो तो मुख्यमंत्री के पास है, जैसे सेंट्रल की प्रधानमंत्री के पास है, इसी तरह से, ठीक है। नॉमिनल हेड स्टेट में गवर्नर है, लेकिन रियल हेड है सीएम ही। ऐसी केंद्र में नॉमिनल हेड या नाम मात्र का मुखिया या कार्यकारी मुखिया राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति तो पीएम के पास ही है, और देखते भी होगे आप उसको तो प्रैक्टिकली।
12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रीय परिषदें, इनसे सवाल बनते हैं और किसी भी तरह से सवाल बन सकता है कि इनका अध्यक्ष कौन होता है, यही सवाल बनता है। और ये प्रश्न बना भी था 3 अप्रैल को जो हुई थी उत्तराखंड पीसीएस की परीक्षा में कि क्षेत्र परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है। तो क्षेत्र परिषदों की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। तो देखिए, क्षेत्रीय परिषदें इंग्लिश में बोलते हैं इनको जोनल काउंसिल, ये एक वैधानिक निकाय है। ये भी स्टेटमेंट बन जाता है कि एक संवैधानिक निकाय, तो संवैधानिक निकाय नहीं है, वैधानिक निकाय है। इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा की गई और इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद का प्रावधान किया। भारत का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई केंद्रीय मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और संबंधित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, जो हर साल बदलते हैं। 13वां प्रश्न है, मई 2022 में कौन भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट यानी लड़ाकू एविएटर बनी है? यही बनी है, इनका नाम है, हरियाणा की है ये, कैप्टन अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर ए। तो मई 2022 में हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर यानी कॉम्बैट एविएटर बनी और उन्हें कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कोर में शामिल किया गया है और उन्हें वर्ष 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। CDS UPSC से जाते हैं ODS OTA में। नंबर 14 पर आ जाइए। मई 2022 में विश्व आर्थिक मंच ने CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर्स के गठबंधन की भारतीय शाखा शुरू की। इसके तहत कब तक भारत को कम कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बताइए कब तक? वर्ष 2070 तक। तो 23 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा भारत में जलवायु गतिविधियों और कार्बन से मुक्ति के प्रयासों में तीव्रता बनाने हेतु जलवायु CEO क्लाइमेट एक्शन लीडर के गठबंधन की भारतीय शाखा की शुरुआत की गई और विश्व आर्थिक मंच के जलवायु कार्यबल के अंग के रूप में यह गठबंधन वर्ष 2021 में जारी किए गए श्वेत पत्र मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट ज़ीरो इंडिया में निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और वर्ष 2070 तक, कब तक? वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस चीज़ को अलग से याद रखिएगा, सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट ILO के द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो 23 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा अपनी मॉनिटर रिपोर्ट श्रृंखला का नवा संस्करण जो है वर्ल्ड ऑफ वर्क शीर्षक के तहत जो है जारी किया गया। वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO, ये सब पता होना चाहिए आपको। वन संरक्षण अधिनियम ये एग्जाम में पूछा जाता है, 12 जून को ही पूछा गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो वन संरक्षण अधिनियम है 1980, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, वन संरक्षण अधिनियम हो गया 1980, ठीक है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986, ठीक है। ये करते क्या हैं? वन्य जीवों एवं वनों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियम है। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम। ये 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। और दूसरा स्टेटमेंट है, देश के केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ये केवल, किंतु, परंतु वाले जो स्टेटमेंट होते हैं ना, गलत ही होते हैं अधिकतर, तो गलत है ये वाला। दूसरा स्टेटमेंट भी, पहला वाला सही है। देश के केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं, लगभग सभी राज्यों में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। देश के लगभग सभी हिस्सों में
सभी हिस्सों में ऐसा नहीं है कि केवल मध्य प्रदेश या राजस्थान में ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में, केशवानंद भारती मामला 1973 में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1965 और चंपकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य मामला 1951। कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं है? ये केशवानंद भारती, गोलकनाथ बड़े पूछे जाते हैं। केशवानंद भारती मामला 1973 का सही है। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 का सही है। गोलकनाथ मामला ये 1965, यही गलत है, ठीक है, 1967 होगा यहाँ पर। और चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास मामला जो है 1951 का ही है। तो सी यहाँ पर असत्य है, क्योंकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला है 1967 का। है क्या ये? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि नीति निदेशक सिद्धांतों, यानी अपने जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए संसद जो है, पार्लियामेंट अपनी, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और यह शंकरी प्रसाद मामले में स्वयं के निर्णय के विपरीत था। और इसके बाद जो केशवानंद भारती मामला आया, उसमें निर्णय जो है इस निर्णय के विपरीत दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान, गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक, देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। इनमें से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है? ये नीति निदेशक सिद्धांत है, ये नीति निदेशक सिद्धांत है, ये नीति निदेशक सिद्धांत है, ये नीति निदेशक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये मूल कर्तव्य है। तो देश की रक्षा करना और आहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह भारतीय संविधान के भाग 4(1) के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्य है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, आपको पता होगा। अब जो ऊपर 3 विकल्पों में दिए थे वो ये हैं। अनुच्छेद 48 में क्या है? गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने तथा मवेशियों को पालने एवं उनकी नस्लों में सुधार करना। अनुच्छेद 47 में क्या है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। और अनुच्छेद 42 में क्या है? राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करना एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। ठीक है, तो ये जो लाइन थी ना, वो थी ऊपर, जो कि है राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 19वां प्रश्न है, नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करके विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। यह शब्द निम्नलिखित में से किसका है? इस तरह के प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं कि एक स्टेटमेंट लिख दिया और पूछे जाते हैं कि किसका कथन है, ये किसने कहा, बताइए। अरस्तु का है, कैटलिन का, मैकियावेली का या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन? तो नागरिकता से रिलेटेड है तो एम एस स्वामीनाथन को तो हरित क्रांति से जुड़े थे, सीधे सीधे एलिमिनेट कर दीजिएगा। मैकियावेली, कैटलिन या अरस्तु? इसका आंसर है कैटलिन, ऑप्शन नंबर बी। तो कैटलिन के शब्दों में नागरिकता जो है, यानी सिटीजनशिप, किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करके विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। और जब व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसके बेहतर निर्वहन के लिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। वही राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य नागरिकों से मौलिक कर्तव्यों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है। संतुलित करता है क्या? प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया और 11वें मौलिक कर्तव्यों को 44वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। इनमें से एक पक्का इनकरेक्ट है, वो कौन सा है? ये वाला तो सही है, प्रारंभिक 10 मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ये भी सही है। भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को संतुलित करता है, ये भी सही है। ये गलत है, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था 11वां मूल कर्तव्य, क्योंकि वो 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, आपको पता होगा, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। वो समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की अवधारणा तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित है। तो ये 20 प्रश्न थे
इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, जिसमें हमने प्रैक्टिस की करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और कुछ जीके के प्रश्नों पर, जैसे कि पॉलिटी के अधिकतर प्रश्न थे इसमें। धन्यवाद।